आपसे मैंने क्वेश्चन अभी किया कि एंथैल्पी और हीट दोनों सेम है, लेकिन जब सिस्टम का हीट हो उसे एंथैल्पी कहते हैं। अब इधर देखिए, लेकिन अगर आप देख लें, हीट आपके पास पाथ फंक्शन है और एंथैल्पी जो है आपके पास क्या है, वो स्टेट फंक्शन है। तो कभी कभार ये क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाता है कि एंथैल्पी क्यों स्टेट फंक्शन है। तो इससे पहले हम हीट की थोड़ी सी दोबारा से रिवाइज करते हैं ताकि हमें वो समझ आ जाए। इधर देखिए, हीट की तो पहले हमने डिफिनीशन थर्मोडायनेमिक से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में, उसमें हम कहते हैं कि हीट जब आप सप्लाई करें तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन। तो चूंकि इसमें इन्वॉल्व है वर्क डन, और वर्क डन क्या करता है, वर्क डन में हमें किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है और ये बाय द सिस्टम भी हो सकता है। तो दोनों में से हमें डायरेक्शन चाहिए। दूसरी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन इससे की थी कि हीट जो है ये सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान फ्लो है। तो इसकी डायरेक्शन है ना, या हीट सिस्टम से जाएगा और सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा, और या सराउंडिंग से जाएगा और सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। तो एकनिक डायरेक्शन है ना, या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इधर देखिए, ये सपोज एक बीकर है, तो ये हीट बीकर के अंदर जाएगा सराउंडिंग से सिस्टम में, और ऐसे भी हो सकता है कि जब आप हीट सोर्स मिटा दें तो ये इस सिस्टम से सराउंडिंग में आ सकता है। तो इसकी डायरेक्शन मालूम है कि नहीं है। तीसरा, हमने इसकी वैलिडेशन हिस्सेस लॉ से पढ़ी थी कि जब आप कोई वर्क डन करते हैं और आप डिफरेंट पाथ्स स्टडी करते हैं, पहला पाथ, ये दूसरी पॉसिबिलिटी, ये तीसरी पॉसिबिलिटी, ये चौथी पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन हमारा मेन फोकस एक है, इस पॉइंट तक पहुंचना। तो लिहाजा अगर एक स्टेप में ये काम किया जाए या मल्टीपल स्टेप में काम किया जाए तो हमें एक ही पॉइंट तक पहुंचना है। तो अगर आप देख लें, हिस्सेस लॉ भी यही कहती है कि कोई रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, उनमें जो एनर्जी चेंजेस है वो सेम है लेकिन पाथ आपके पास डिफरेंट है। समझ आ रहे? अब देखिए, एंथैल्पी का जो पहली वैलिडेशन है जो उज़ैर ने भी बताई, वो ये है कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन इसलिए है कि ये सिर्फ सिस्टम का हीट है। ये किसका हीट है? सिर्फ सिस्टम का हीट है। तो इसकी जो इंटरेक्शन है वो सराउंडिंग के साथ नहीं है। तो लिहाजा नेट डायरेक्शन कौन सा डिसाइड करें? कोई भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। सपोज करें ये आपके पास एक थर्मोस है और इसमें आपके पास ये ग्लास है और इसके अंदर चाय है। तो चाय के अंदर जो हीट है वो एंथैल्पी है, लेकिन उसका बाहर सराउंडिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर सराउंडिंग के साथ इसका नेट फ्लो नहीं है, एक्सचेंज नहीं होता, तो इसकी डायरेक्शन मालूम नहीं है, इसलिए ये स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन हमेशा हमने ऐसा ही डिफाइन किया है कि जो पाथ पे डिपेंड ना करे और इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करें। तो इसकी जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि फाइनल वैल्यू और माइनस इनिशियल वैल्यू। इससे हमें जो फाइनल स्टेट है उससे इनिशियल माइनस करेंगे तो हमें एंथैल्पी मिल जाएगी। लेकिन हीट के केस में ये एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान है, तो लिहाजा पाथ को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला जो रीज़न है वो यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में है, तो इसकी एक्सचेंज नहीं है, तो लिहाजा हम कहते हैं ये स्टेट फंक्शन है। एक दूसरा भी एक रीज़न है। इधर देखिए, जब आप एंथैल्पी किसी सिस्टम को देते हैं तो एंथैल्पी में इंटरनल एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी में प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन आपकी लेवल के लिए बस इतना काफ़ी है कि जो एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, तो इसलिए एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है। इसके अलावा एंथैल्पी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और वॉल्यूम भी बजाते खुद क्या है, वो बजाते खुद भी स्टेट फंक्शन है। जब आप किसी चीज़ की एनर्जी निकालते हैं तो हायर माइनस लोअर निकालते हैं ना, तो इसके लिए पाथ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम भी डेल्टा वी बराबर है, हायर से लो माइनस करें। वॉल्यूम को निकालने के लिए भी आपको पाथ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे जो वैलिड रीज़न है वो
ऊपर है, क्योंकि कभी कभार हम इस पे बहस करते हैं। इधर देखिए, बहस ऐसे करते हैं कि जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज लेकर आता है और वर्क डन करता है P डेल्टा V। इसी तरीके से एंथैल्पी भी है, ये इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और P डेल्टा V। तो अगर आप ये कहें कि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड करती है और तीनों स्टेट फंक्शन है, तो यही चीज़ें तो ऊपर हीट में भी है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? तो हम फिर कहते हैं कि नहीं, इसका नेट सिस्टम जो है ये सारा का सारा हीट सिस्टम के अंदर है और ये सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और ये जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज करता है, तो लिहाजा डायरेक्शन फॉलो करता है। लेकिन इसके ज़्यादा प्रॉब्लम इंटरनल एनर्जी में है। इसकी और इसकी इंटरनल एनर्जी में बास ऐसे थ्योरम्स हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के या रोटेशनल वाइब्रेशनल और इन किस्म की वेलोसिटीज़ के, लेकिन वो आपके लेवल के लिए नहीं है। बस आप इतना याद रखिएगा कि इसकी जो नेट एक्सचेंज है वो सिर्फ सिस्टम में है और इसकी जो एक्सचेंज है वो सिस्टम और सराउंडिंग में है। तो इससे हमें पता चलता है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। अच्छा, इधर देखें स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है। अब इधर देखें, एंथैल्पी हम करते जा रहे हैं और हमने पढ़ी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पास कोई सिस्टम हो और सिस्टम में 1 मोल सब्सटेंस हो, कितना 1 मोल, और जब उस सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सी हो या 298 केल्विन हो और यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो, यानी जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, तो जितना हीट ये सिस्टम एब्जॉर्ब करता है इन कंडीशन पे, उस एंथैल्पी को कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। हर मेजरमेंट में हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट करते हैं ना, तो एंथैल्पी के लिए भी है कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। आपने एंथैल्पी की कैलकुलेशन इन कंडीशन पे करनी है। उन स्टैंडर्ड कंडीशंस को STP कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह एंथैल्पी को कैलकुलेट करेंगे। तो हम जब भी एंथैल्पी की कैलकुलेशन करेंगे, हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, प्रेशर इतना और सब्सटेंस इतना। समझ आ रहे? तो इनको STP पे हम कैलकुलेट करते हैं। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H और इस नॉट से, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। अब देखिए, एंथैल्पी को जब आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी की टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एंथैल्पी की कितनी कितने टाइप्स हैं और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन तो हिस्सेस लॉ से करेंगे, थ्योरेटिकल सॉरी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो इन कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट करके आप किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंथैल्पी की टाइप्स में जो पहली टाइप है, इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, वर्डिंग से भी ज़ाहिर है कि उस किस्म की एंथैल्पी जो आप ओवरऑल रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करें, ऐसे एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट चेंज विच इज़ मेजर्ड एट STP, हमेशा STP पे कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए? जब आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है डेल्टा H0 और ये R, यानी एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब आप कंसिडरेशन करें कि 2 रिएक्टेंट है A और B, आपस में रिएक्शन करते हैं C और D। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्टेंट या हीट लेगा एंडोथर्मिक होगा और या हमें हीट देगा एक्सोथर्मिक होगा। तो ओवरऑल दोनों का हीट, कि ये कितना हीट लेते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं, या ये प्रोडक्ट कितना हीट रिलीज करते हैं, या ये प्रोडक्ट कितना हीट लेते हैं वापस डिकम्पोज होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस भी तो पॉसिबल है ना। तो ओवरऑल जब रिएक्शन की तमाम हीट एक्सचेंज हायर लोअर एक दूसरे से प्लस माइनस करें और हमें जो नेट एंथैल्पी मिलेगी उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इधर देखें, एक पॉइंट याद रखिएगा, जब आप किसी भी रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, अगर इसका जवाब पॉजिटिव आता है, उधर मैंने किया भी है, अगर इसका जवाब पॉजिटिव आता है तो ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और अगर ओवरऑल उसका रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये पॉजिटिव भी पॉसिबल है और ये नेगेटिव में भी पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन। अब इधर देखिए, शाबाश, तो
इधर देखिए, सपोज एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये है कि ये NO जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट बनाता है। तो इस प्रोडक्ट के बनने में जितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। तो इधर देखिए, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी इस रिएक्शन के लिए है वो कितनी है, 181 जूल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी एनर्जी जो है जूल पर मोल, सॉरी ये मेरे ख्याल से किलो जूल पर मोल है, फिर आप लिटरेचर से कंफर्म कर लें। इधर देख लें, मगर इतनी वैल्यू है उसकी, इसकी वैल्यू इतनी है। अब आप देख लें, इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो हीट जो नेट एक्सचेंज है वो कितना है, 181। इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। कभी कभार आपको ऐसे भी मिल सकता है कि दो रिएक्टेंट है ए और बी, ये प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट सपोज है सी और डी, और ये वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी क्या है, तो देखिए इन दोनों को जब आप बनाते हैं इनके लिए अपनी हीट की एक वैल्यू होगी जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये जब प्रोडक्ट बन जाता है ये दोबारा डिकम्पोज होता है, इसकी अपनी एक हीट वैल्यू होगी, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। नेट चेंज कितना आएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट माइनस करें, आपको पता चल जाएगा। तो मकसद ये है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हम ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। अजान हो जाए बाकी डिस्कस करते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हमने ये पढ़ा कि अगर आप ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करें, इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दोनों की डिफिनीशन तकरीबन सेम है, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है जो अभी बताऊंगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी वो हीट चेंज है जब आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, वो हीट है जब आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी है कि ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसमें आपके पास पार्टिकुलर रिएक्टेंट से पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनते हैं। इधर देखिए, जब आपके पास ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं, एंथैल्पी कितनी है, लेकिन मोल्स कितने हैं, 2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी है। प्रोडक्ट कितना बना है, 2 मोल, लेकिन 1 मोल के लिहाज से इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी होगी, इस पे 2 पे डिवाइड करें, शाबाश, वेल डन। समझ आ गया? तो जब 1 मोल के लिए डिफिनीशन इसकी तरह है कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे और प्रोडक्ट बनाए, जो ओवरऑल रिएक्शन का हीट है उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, लेकिन पर मोल प्रोडक्ट जब आप उसकी कैलकुलेशन करें उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, डेल्टा H नॉट F, और ये 1 मोल के लिए। तो इधर देखिए, यही रिएक्शन है, इसकी जो अपनी एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो बराबर है 181 के, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये चूंकि पर मोल हम पढ़ते हैं तो ये 2 पे डिवाइड करें, ये तकरीबन 90.5 होगा। ये आपके पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो हमेशा याद रखिएगा, टेस्ट में हमेशा ऐसे ही होता है, आपको रिएक्टेंट दिए जाते हैं और प्रोडक्ट भी, आपको ये लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देते हैं और आपसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़रा पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कैलकुलेट करें। तो क्या करेंगे, जितने मोल्स हैं ना उसके जो एनर्जी की वैल्यू है उस पर डिवाइड करें, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगी। सपोज एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करते हैं कि A+B टू फॉर्म प्रोडक्ट 4P, और इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो सपोज बराबर है 80 के या 40 के। इधर देखिए, शाबाश, 40 के 80 के जो भी हो, और आपसे मैं ये पूछूं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ये कैलकुलेट करें, तो बहुत सिंपल है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, 40 है ना, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो पर प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के लिहाज से है, तो 40 को 4 पे डिवाइड करें तो 10। समझ आ रहे हैं? अगर ये जौल में है तो जौल में, किलो जौल में है किलो जौल में, और चूंकि ये 1 मोल के लिए है तो आप लेके जौल पर मोल या किलो जौल पर मोल। समझ आ रहे? एक और पॉइंट भी अपने पास नोट कर ले कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। समझ आ रहे? डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो देखिए, ये वर्डिंग से भी ज़ाहिर है
कि वो हीट कंटेंट जिसको आप ऐसे कैलकुलेट करें जब आप एक कंपाउंड का एक मोल क्या करें, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं, एंड द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस ऑफ एयर, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है और आप क्या करें, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करें, कंबस्ट करें, तो जितना हीट रिलीज होगा उसे हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। और कंडीशंस आपने सेम याद रखनी है। तो देखिए, अगर आपके पास मीथेन है और आप ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसकी मिकदार ज़्यादा है, इसमें इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लेकिन जो हीट रिलीज होती है उस हीट को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो एक पॉइंट यहाँ भी नोट कर लें, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब ये जो रिएक्शन है ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर है ना। आप कुकिंग करते हैं और जो लकड़ियाँ जलाते हैं, गैस जलाते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करता है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मकसद ये है कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है वो आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो जानते हैं ना क्लास 9-10 में, जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से यही मुराद है कि जब आप एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें, वो साल्ट और वाटर बनाएं और इसी दौरान कोई हीट रिलीज करें, और जब आप उस हीट को कैलकुलेट करें, उस हीट को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ आ रहे? जनरली ये हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ज़्यादा करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबके लिए हम करते हैं। उधर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और आप HCl ले लें, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो साल्ट एंड वाटर बनाएगा और साथ में जो हीट रिलीज करता है उसकी वैल्यू है -57.3 किलो जूल पर मोल। तो ये जो हीट रिलीज इसने की है इसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसके साथ भी एक पॉइंट नोट कर ले कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी उसकी भी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। समझ आ रहे? अच्छा, इधर देख ले, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मतलब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। ये जरा इधर देख ले, शाबाश। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगर एसिड और बेसिस दोनों स्ट्रांग हो तो ज्यादा हीट रिलीज होगा। आप कल लेबोरेटरी चले जाएं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जरा आपस में मिलाएं तो विगोरस रिएक्शन होगा। और ज़रा पिर्स फ्लास्क को देख ले, ग्लव्स पहन के देख ले, वो इंतहाई गर्म होगा, तो वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है, तो वो उसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव में होगी। अब देखिए, ये 57.3 है, लेकिन जब वीक एसिड या बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस हो, यानी एसिड्स में से वीक या स्ट्रॉन्ग हो, बेस में बेसी वीक या स्ट्रॉन्ग हो, इनकी कोई कॉम्बिनेशन हो, यानी एक स्ट्रॉन्ग हो और एक वीक हो, तो एंथैल्पी जो रिलीज होगी इसके मुकाबले में कम रिलीज होगी। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? अब इधर देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ये एक वीक बेस है, मैंने WK लिखा है, और जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी वीक हो इन दोनों में से एंथैल्पी कम रिलीज होती है। देखिए, -51.4 है और इधर देखिए 57.3 है। और अगर दोनों के दोनों वीक हो, एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, इधर देखिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक वीक बेस है, और आप एसिटिक एसिड ले लें या इसको फार्मिक एसिड कहते हैं, और ये भी एक वीक एसिड है, दोनों वीक है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसके मुकाबले में कम है ना। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगा, अगर स्ट्रॉन्ग या वीक हो तो थोड़ा सा कम होगा, और अगर दोनों वीक हो तो बहुत कम हीट रिलीज होगा। लास्ट वन जो है वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी बहुत सिंपल है कि जब आप एक मोल सॉल्यूट ले लें और इसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, तो जितना हीट रिलीज होगा उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इधर देखिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में जब आप पानी में कोई चीज डिसॉल्व करते हैं ना, तो इसको हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं। जब पानी में किसी चीज को आप डिसॉल्व करते हैं ना, और जो हीट रिलीज होता है, इसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रख ले, ये भी एक्सोथर्मिक इन नेचर है। बास एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी की केस में आप कल लेबोरेटरी में चले जाएं
और आप थोड़ा सा नमक ले लें और ठंडे पानी में डालें, उसको थोड़ा सा स्टर करें कि डिज़ोल्व हो, और आप वो बीकर चेक करें तो वो बीकर थोड़ा सा गर्म होगा। आप चीनी ले लें, पानी में डिज़ोल्व करें। हीट ऑफ हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, वो हीट रिलीज करता है। इधर देखिए, ये हाइड्रेशन इसको इसलिए कहते हैं, पानी का फार्मूला इस तरह से है ना, जब आप कोई सोडियम इसमें डाल देते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो वाटर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पोल है ये इस सोडियम के इर्द गिर्द सराउंड हो जाता है, समझ आ रहे हैं? ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो तब जाके ये सोडियम इस पानी में डिसॉल्व हो जाता है। इसी तरह जिसका जो नेगेटिव पोल है, तो वाटर का जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो इसको क्या करता है, इसको ऐसे सराउंड करता है, इसको ऐसे अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इसमें डिसॉल्व हो चुका है। तो लिहाजा जब पानी में डिसॉल्व हो, इसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, और ओवरऑल इसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसके साथ एंथैल्पी की जो बेसिक टाइप हैं वो ख़त्म हो जाती है। काफ़ी है आज के लिए।